हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ ओवरव्यू देखेंगे, यानी इसका बेसिक देखेंगे कि इसका लॉजिक क्या है, यानी फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। टेक्निकल एनालिसिस जब है तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, तो ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा एंड आपको ये भी पता चल जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ क्यों किया जाता है, बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस इससे ज़्यादा पावरफुल होता है। ओके, तो वो भी देखते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया था इस सीरीज़ को, बेसिक्स से, जिसके 1 to लेके 6 वीडियोस थे, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम डाइवर्ट कर रहे हैं अपने आप को किस पे, टेक्निकल एनालिसिस पे। उसकी भी वीडियो नंबर 7 से लेके आई थिंक 25 बन गई है। एंड अब हम करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ अपना रूट। ओके, यानी इस तरफ हम चले थे अभी तक एंड यहाँ तक हम पहुँचे थे। अब हम वापस से इस तरफ आए हैं एंड फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सीखेंगे। ओके, तो इस वीडियो में ओवरव्यू लेंगे सिर्फ। आने वाली वीडियोस में इसके भी हम डिटेल्स में जाएंगे, एक एक पर्टिकुलर सिंगल कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस में हम स्टॉक प्राइस को चेक करते थे, यानी स्टॉक प्राइस किस तरह से मूव कर रही है, उसी तरह फंडामेंटल एनालिसिस में हम स्टॉक प्राइस को नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे, कंपनी के बिजनेस को। ओके, यानी कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है वो देखेंगे, वो प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है वो देखेंगे, वो उसकी ग्रोथ कितनी हो सकती है फ्यूचर में वो चीज़ देखेंगे, उसका मैनेजमेंट देखेंगे। न्यूज़ भी हो सकता है, कुछ न्यूज़ वगैरह आ रही है उसको भी हम चेक कर सकते हैं, या फिर कोई न्यूज़ आने वाली है उसको भी चेक कर सकते हैं, उसको भी फंडामेंटल कहते हैं। कुछ लोग उसको टेक्निकल एनालिसिस से लिंक करते हैं बिकॉज शॉर्ट टर्म होता है वो, राइट, बट उसको फंडामेंटल ही क्या कहा जाता है। कुछ सपोज कीजिए न्यूज़ आ गई प्रॉफिट से रिलेटेड, जो क्वार्टर प्रॉफिट्स उनको डिक्लेयर करने पड़ते हैं कंपनीज़ को, उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आ गई तो उसके बारे में भी हमें पता रहना चाहिए। तो ये सारे होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, यानी फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी के अंदर वैल्यू देखनी है हमें, न कि उसका स्टॉक प्राइस। ओके, तो यही बेसिक डिफरेंस होता है फंडामेंटल एनालिसिस में एंड टेक्निकल एनालिसिस में। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको स्टडी करनी पड़ेगी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अब कई लोगों के ये मिसकंसेप्शन है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ये ओनली सीए या फिर कोई फाइनेंस फील्ड से हो वही चेक कर सकता है, या फिर कोई भी इन्वेस्टर है प्रोफेशनल वही ये चीज़ें पढ़ सकता है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है जो मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई भी, ओके, कोई भी रीड कर सकता है। आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, कुछ बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद आप खुद उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड कर सकते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कई लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स समझते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ 4-5 चीज़ें आती है। P&L आता है, कंपनी की बैलेंस शीट आती है, कंपनी का कैश फ्लो आता है। ओके, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, और भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी आता है, बट हमें स्टार्ट करने के लिए हमें वो सब की ज़रूरत नहीं है, वो एडवांस लेवल की चीज़ें होती है। बेसिक अगर हमें इतना पता है देन ऑल्सो हम उसको रीड करके अपना एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि उस कंपनी में क्या ग्रोथ है, क्या प्रॉफिट है, क्या उसका अर्निंग्स है, राइट। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं इन सबको रीड करके, एनालाइज करके। और यही बेसिक ज़रूरत होती है एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर की। P&L यानी कितना प्रॉफिट उसने अर्न किया है, कितना लॉस हुआ है, बैलेंस शीट यानी एसेट्स कितनी है, उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी है, यानी किस किस से क्या क्या ले रखा है पैसा, एंड क्या क्या एसेट्स में इन्वेस्ट कर रखा है वो चीज़। कैश फ्लो यानी प्रॉफिट हमें होता है वो अलग चीज़ होती है, एंड कैश हमें जो रिसीव होता है, एंड कैश जो इनफ्लो आउटफ्लो होता है वो अलग चीज़ होती है। ओके, तो कैश फ्लो भी जानना ज़रूरी है कि कैश में कितना काम हो रहा है, लाइक इनफ्लोज कितने आ रहे हैं। एंड कैश मतलब ओनली कैश नहीं कह रहा हूँ, कैश में बैंक्स भी इंक्लूड होंगे। ओके, तो इसका मतलब कैश का मतलब ये नहीं है कि एकदम वो जो प्योर कैश होता है वो, राइट, बैंक वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो भी हम चेक करेंगे। तो ये 3 चीज़ें करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे रीड करते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ हम एनालाइज करेंगे इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री मतलब पहले तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे उस पर्टिकुलर कंपनी के जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ओके, बट इसमें हम क्या देखेंगे, पूरी की पूरी इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल
हम अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी, फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी ले लेते हैं, ओके, उसमें हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हम मारुति सुजुकी के साथ साथ पूरे इंडस्ट्री में और भी जो कंपनी है जो उस सेक्टर में है उसको भी एनालाइज करेंगे कि ग्रोथ कैसी है इंडस्ट्री की, वो हमें पता चलेगी। यानी ऐसा तो नहीं है उस मारुति सुजुकी के कंपैरिजन में दूसरी कंपनीज का प्रॉफिट कम है, या फिर प्रॉफिट दूसरी कंपनीज का ज़्यादा है, या फिर और भी कई सारे कंपैरिजन कर सकते हैं कि मारुति सुजुकी की सेल्स कितनी है एंड दूसरी कंपनीज़ की सेल्स कितनी है, ग्रोथ दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, प्रॉफिट्स कंपेयर कर सकते हैं, रेवेन्यू कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इसको कहा जाता है इंडस्ट्री एनालिसिस, ओके। यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर में और जैसे कंपनीज़ है, हम एग्जांपल लूँ तो टाटा मोटर्स हो गया, राइट, टाटा मोटर्स, बजाज जो बाइक्स वगैरह का हो गया वो चीज़, एंड हीरो मोटर कॉर्प, अशोक लेलैंड, राइट, कमर्शियल व्हीकल्स में है जो। तो ये सारे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स। तो इनमें हम क्या कर सकते हैं, आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उससे, ओके। तो इससे हमें पता चलेगा कि वो कंपनी दूसरी कंपनीज़ के मुकाबले पीछे तो नहीं है किसी भी एंगल से, ओके। अलग अलग एंगल्स होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, बट वो हम सीखेंगे तो आपको धीरे धीरे आ जाएगा, ओके। तो ये था इंडस्ट्री एनालिसिस, ये दो चीज़ें अभी हो गई। एंड तीसरी हमें चाहिए सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, प्लस करना आना चाहिए, माइनस करना आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, एंड हो सकता है एवरेजेस वगैरह की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हो आपको, बस। और कुछ भी ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर फंडामेंटल एनालिसिस में। सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाएगी, किसी भी साइट पे, किसी भी क्या कंपनी के साइट पे भी मिल जाएगी। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये एवरेज आया कहाँ से, ओके। वो चीज़ आपको क्लियर होगी, देन यू कैन ईजिली एनालाइज कर सकते हैं आप फंडामेंटली किसी भी कंपनी को, ओके। तो आपको इतना ज़्यादा कोई नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक कोई मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आप अगर ओनली बेसिक जानते हैं देन ऑल्सो यू कैन एनालाइज, ओके। और फंडामेंटल एनालिसिस एक बार आपने अच्छा कर दिया तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह के रिजल्ट्स इजीली मिल सकते हैं, ओके। तो ये जो रिज़ल्ट है आपको ओनली फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप जानते हैं तभी आप ये चीज़ें कैच कर सकते हैं। यानी इस कंपनीज़ वगैरह कुछ ऐसी कंपनीज जो वेल्थ क्रिएटर होती है, ओके, जिससे आपकी वेल्थ क्रिएट होती है एंड आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, उसको लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं एंड पोर्टफोलियो में हमेशा आपके वो स्टॉक होना चाहिए, ओके। तो उस चीज़ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस ही काम करता है, न कि टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में ज़्यादातर क्या होगा, आप शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट्स अर्न करना चाहेंगे, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। इस पर्टिकुलर चीज़ में टेक्निकल एनालिसिस वर्क करेगा, बट फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा शेयर बता सकता है, जिससे आपका, अगर आपने वो वीडियो देखी, अगर आप सीरीज़ पूरी देख रहे हैं, देन आप CAGR मैंने बताया था, आई थिंक सेकंड वीडियो में या फिर थर्ड वीडियो में मैंने CAGR बताया था, उसका कंसेप्ट भी अप्लाई करेंगे, देन आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है एनुअली, राइट। एनुअली कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो होती है वो क्या होती है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा अभी, बिकॉज सीरीज़ में मैंने बता रखा है। इसी सीरीज़ में पूरा बेसिक से बताया था आपको एपिसोड 2 में, राइट, 2 में या 3 में आई थिंक। तो इसीलिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है, टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट्स कवर करने के लिए एंड फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म की ग्रोथ अचीव करने के लिए, ओके। और इसमें बेसिकली क्या होगा, जो फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एंड जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करें तो वारन बफेट हो गया, या फिर और भी कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पसंद करते हैं किसी भी स्टॉक को। देन वो ऐसे नहीं करेंगे कभी भी, जैसे मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस में बताया था। लाइक सपोज़ कीजिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज़ कीजिए कोई बेयरिश एनगल्फिंग बन गई, तो ऐसा नहीं होगा कि वारन बफेट वो स्टॉक जो है अपना सेल कर देंगे। फॉर एग्जांपल कोका कोला आई थिंक उन्होंने होल्ड करके रखा है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ बेयरिश एनगल्फिंग बन गई तो स्टॉक्स होल्ड कर दिया। उनको स्टॉक प्राइस से मतलब नहीं है, उनको फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, वो उनके फंडामेंटल कैसे हैं कंपनी के, लाइक उसका प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं हो रही है, उनके रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं हो रही है,
उनका बिज़नेस कैसा चल रहा है, उसकी बिज़नेस 2 साल 3 साल 8 10 साल 15 साल में अच्छा खासा उन्हें ग्रोथ नज़र आ रही है या फिर नहीं आ रही है, उसके बेस पे वो डिसीजन लेते हैं, ना कि टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे कि यहाँ डोजी बन गई तो सेल कर दिया, या फिर यहाँ कोई भी बेरिश पैटर्न बना तो सेल कर दिया, या यहाँ बुलिश बना तो ख़रीद लिया स्टॉक को। तो उस तरह से सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है। फंडामेंटल एनालिसिस में सिर्फ हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे, यानी उसकी वैल्यू क्या है, न कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स। ओके, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स जो होते हैं ये सिर्फ न्यूज़ के कारण हो, या फिर कुछ भी कंपनी का फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंपनी के कुछ ऐसी गलत न्यूज़ आ गई, या फिर कुछ भी ऐसा हो गया जिससे स्टॉक प्राइसेस डाउन चली गई, या फिर कोई भी शॉर्ट टर्म जो मूवमेंट्स होती है, जो शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स होती है जिसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके लिए हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस ही वर्क करेगा। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल की बात करें तो सब ये बजाज का चार्ट है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि ये जो रिज़ल्ट है ये आपको टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा रिज़ल्ट कभी देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज वो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा होता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस ही अच्छा होता है। ओके, और एक और चीज़ है, फंडामेंटल एनालिसिस ऐसा नहीं है, आप ज़्यादातर ये जो पेजेस होते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, वो आपको हमेशा ऐसा बोलते हैं कि ये देखिए ये स्टॉक यहाँ से यहाँ पहुँच गया, इतना % रिटर्न दिया, इतना CAGR दिया, तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करेंगे तभी आपको ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। अब आफ्टर मैक्सिमम ग्रोथ, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज़ कीजिए बजाज पहुंचा हुआ है, तो यहाँ पे इसके बाद इतनी ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी, यानी ये जो रेट है ग्रोथ की, जो रेट होती है एक, वो आपको इतनी ज़्यादा यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं देखने को मिलेगी। तो आप देखेंगे ये जो जोरदार ग्रोथ दिखी है आपको, ये आपको फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ इस पॉइंट पे करेंगे तभी आपको दिखेगा। अब जिसने भी यहाँ से सीधा 8 या 10 साल पहले इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बजाज की वैल्यू पहचानी होगी, या फिर उसका बिजनेस एनालाइज किया होगा, या फिर ग्रोथ फोरकास्टिंग की होगी कि क्या हो सकता है आने वाले पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है, या फिर EPS जो है वो कैसा है, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, वो सारी चीज़ें, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, वो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप एनालाइज करेंगे तभी उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। बाकी ये देखने को तो कोई भी बता सकता है, अब जैसे मैं भी बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें देख के तो कोई भी बता देगा कि ये कंपनी अच्छी है इस पर्टिकुलर चार्ट को देख के, तो ऐसा होगा नहीं ना रियल लाइफ में। आपको अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जब दूसरों को इसकी वैल्यू नहीं पता है तब आपको पता होनी चाहिए कि इसका मैनेजमेंट कैसा है, इसका प्रॉफिट कैसा है, इसका आगे जाके ग्रोथ कैसी हो सकती है, आने वाले 8-10 साल में ये कंपनी सर्वाइव करेगी या फिर नहीं। उसके बेस पे अगर यहाँ कहीं आप इन्वेस्ट करेंगे देन आपको यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, न कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ओके, तो ये चीज़ है, और वो करने के लिए आपको हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। ओके, तो आप समझ पा रहे होंगे टेक्निकल एनालिसिस जो हमने पढ़ा था एंड फंडामेंटल एनालिसिस कितना डिफरेंस है दोनों में, राइट। और ज़्यादा प्रॉफिट हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस में होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई मैजिक है, आपने यहाँ एनालाइज किया एंड आपने छोड़ दिया, फिर कंपनी को कभी एनालाइज ही नहीं किया, ऐसा भी नहीं होगा। आपको बार बार हर पॉइंट ऑफ टाइम पे एनालाइज करना पड़ेगा कि कंपनी में कोई मेजर चेंजेस तो नहीं आए हैं, या फिर कंपनी के मैनेजमेंट में जो चेंज आया है वो न्यू मैनेजमेंट कैसा है, उसकी पुरानी गुडविल अच्छी है या फिर नहीं है, या फिर वो कैसे संभाल रहा है कंपनी को उसके आने से, एंड प्रीवियस जो मैनेजर था या फिर प्रीवियस मैनेजमेंट जो था, कंपैरिजन कैसा है उनका, ग्रोथ दोनों में से किसकी अच्छी है, या फिर ऐसा तो नहीं है नया मैनेजमेंट जो है वो कम इफेक्टिव है या फिर कम एफिशिएंट है और उसकी वजह से प्रॉफिट डाउन हो जा रहे हैं, राइट। वो सारी चीज़ें भी हमें एनालाइज करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको कुछ इस तरह से रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, जस्ट उस चार्ट का रिवर्स है, आप देखेंगे कि आरकॉम जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे काफ़ी अच्छा था, राइट, बट अचानक से एकदम मेजर डाउनफॉल आया और सीधा वेल्थ डिस्ट्रक्टर बन गया ये पर्टिकुलर स्टॉक। ओके, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर चीज़ में भी आपको FA अच्छा रखना पड़ेगा, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी में कोई मेजर चेंज तो नहीं आ रहा है जिसकी वजह से, सपोज़ कीजिए आरकॉम में आई थिंक डेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, एंड उसी की वजह से इसकी
ग्रोथ जो है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, बिकॉज जितनी इक्विटी होगी उतनी ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्रोथ ज़्यादा होगी। बिकॉज इक्विटी अगर कंपनी रेज करती है तो हम हमेशा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं हम। बिकॉज कंपनीज जो डेट फ्री होना चाहती है वो क्यों होना चाहती है? बिकॉज ऑफ ग्रोथ। उनको ग्रोथ कैप्चर करनी है आने वाले कुछ सालों में, इसीलिए वो डेट फ्री होना चाहती है। बट आरकॉम डेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था इसमें, एंड ये डेट वगैरह पे नज़र हम किस पर्टिकुलर एनालिसिस में रखते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस में, ओके, न कि टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली एकदम शॉर्ट टर्म के लिए हम ये मूवमेंट्स कैच कर सकते हैं, ये शॉर्ट कर सकते हैं, कैच किया, शॉर्ट किया, ये सब होता है टीए में। बट एफए में कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी का डेट, कंपनी की इक्विटी, कंपनी के लोन्स, कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी का ईपीएस, कंपनी का ग्रोथ, कंपनी का रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करते हैं। तो अब बेसिक आपको समझ में आ गया टीए में एंड एफए में क्या फ़र्क है, ओके। नेक्स्ट, अगर आपका फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा हो गया, देन आप वेल्थ क्रिएटर्स तो ढूंढ ही सकते हैं, यानी ऐसी कंपनीज जिनकी ग्रोथ अच्छी हो एंड आप आने वाले टाइम में अच्छा खासा पैसा अर्न कर पाएँ। बट कई सारी ऐसी कंपनीज होती है जो वेल्थ डिस्ट्रक्टर भी होती है, जो आपका पैसा 1000 रुपीज़ का शेयर आपका हो सकता है ओनली 1 रुपीज़ का, ओके। तो इसी के लिए एफए काफ़ी ज़रूरी है और वही हम सीखेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज़ में। तो वेल्थ डिस्ट्रॉयर जो होती है वो भी कंपनीज होती है एंड वेल्थ क्रिएटर्स भी होती है। बट वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स या फिर ऐसी कंपनीज जो उसी पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड करती है या फिर ज़्यादा ग्रोथ नहीं दे कर पाती, और ऐसी कंपनीज जो वेल्थ क्रिएट कर पाती है, मल्टी बैगर रिटर्न दे पाती है, वो कंपनीज काफ़ी कम होती है कंपेयर टू वेल्थ डिस्ट्रॉयर या फिर जो ऐसी कंपनीज जो एक पर्टिकुलर रेंज में मूव करे। बिकॉज होता क्या है, कुछ कंपनीज होती है, फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं, देखिए कुछ कंपनीज़ की ग्रोथ आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी, ओके। तो इनको हम कह सकते हैं मल्टी बैगर, जैसे ईचर मोटर्स हो गया, पिडलाइट इंडस्ट्रीज़ हो गया, राइट। ऐसी कंपनीज होती है मल्टी बैगर, बिकॉज इसमें बहुत छोटी प्राइस से काफ़ी ज़्यादा शेयर प्राइस चली जाती है इनकी ड्यू टू देयर ग्रोथ। एमआरएफ हो गया, राइट। और कुछ ऐसी कंपनीज भी होती है जो वेल्थ डिस्ट्रक्टर होती है, जो ऊपर से सीधा सीधा अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी नुकसान देती है, जैसे वोडाफोन हो गया, राइट। वोडाफोन हो गया, और भी कई सारी आप कह सकते हैं, यस बैंक हो गया, एंड आई थिंक वीडियोकॉन हो गया, राइट। ये सारी कंपनीज वेल्थ डिस्ट्रॉयर होती है। एंड कुछ ऐसी कंपनीज होती है ना जो ना वेल्थ डिस्ट्रॉयर होती है ना वेल्थ क्रिएटर होती है, वो बेसिकली कुछ इस तरह से मूव करती है। स्टॉक प्राइस उनकी इस तरह से ऊपर गया एंड फिर से नीचे आया, फिर इस तरह से गया, फिर ऊपर आया, फिर इस तरह से ही मूव करती है। बेस्ट एग्जांपल अभी के इस पर्टिकुलर टाइम में आप ले सकते हैं आईटीसी का। वो अलग बात है कि उनका डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है, वो प्रॉफिट जो है वो अपना वो ज़्यादातर क्या कर देती है, डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है स्टॉक होल्डर्स को। तो उसके कारण उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ये दिखाता है कि उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अब एंड हो चुकी है, यानी अब इतना ग्रोथ उनको नहीं नज़र आ रहा है। इसीलिए वो क्या करते हैं, डिविडेंड यील्ड ज़्यादातर आप देखेंगे उन्हीं कंपनीज़ का ज़्यादा होगा जो अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं पा रही है, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ उस कंपनी में बची नहीं है, वो ओनली कैश जनरेट कर पा रही है अपने उस बिजनेस से, ओके। तो ऐसी कंपनीज होती है वो एक रेंज में ही ट्रेड करती है, न वो वेल्थ डिस्ट्रॉय करती है न वेल्थ क्रिएट करती है, एक ही रेंज में ट्रेड करती है। स्टॉक होल्डर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती इन्वेस्ट करते टाइम, बिकॉज डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है, उन्हें डिविडेंड यील्ड मिलता रहता है एंड थोड़ी सी ग्रोथ तो होती है, राइट। तो इस चीज़ को भी कह सकते हैं, वो भी कंपनीज होती है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, इसमें डाला नहीं है मैंने, बट वो कंपनीज भी आप ले सकते हैं एक अलग सेगमेंट में। अब नेट पे या फिर और कई जगह आपको ये दो ही सेगमेंट मिलेंगे, बट एक और सेगमेंट आप ऐड कर सकते हैं, ऐसी कंपनीज जो एक पर्टिकुलर रेंज में ही रहती है, इतना ज़्यादा ग्रोथ उनमें दिखता नहीं है। और भी जैसी कंपनीज होती है, लाइक मैं बताता हूँ और कंपनीज जिनमें आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा बट डिविडेंड आपको ज़ोरदार मिलेगा, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया एनटीपीसी हो गया, राइट। और भी जैसी गवर्नमेंट कंपनीज हो गया, ओएनजीसी हो गया, कोल इंडिया हो गया, उनमें आप इतना ग्रोथ नहीं देखेंगे बट डिविडेंड ज़ोरदार देंगे आपको, ओके। और भी कंपनीज हो गया, आईटीसी हो गया,
और भी कई सारी आप ढूंढेंगे डिविडेंड यील्ड कंपनीज जिनकी मतलब ऐसी कंपनीज जिनकी डिविडेंड यील्ड परसेंट ज़्यादा है, वो आपको शो कर देगा गूगल। बट डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं डिविडेंड देना कंपलसरी है, उन कंपनीज़ की मर्जी होगी तो देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे। डिविडेंड एक ऐसी चीज़ है, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कभी लॉस हो तो भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कंपनी की मर्जी है, वो देना चाहे तो देंगे, नहीं देना चाहे तो नहीं देंगे। डिविडेंड कौन प्रपोज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अप्रूव कौन करते हैं? स्टॉक शेयर होल्डर्स। वो डिविडेंड की वीडियो मैंने अलग डाल रखी है तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, एंड एफए से आपको करना ही क्या है? बेसिकली वेल्थ डिस्ट्रॉयर से अलग करना है वेल्थ क्रिएटर्स को, एंड इन्वेस्ट करना है अपना पूरा मनी इस पर्टिकुलर कंपनीज़ में। ओके, डेफिनेटली आपको कुछ लॉस होंगे किसी किसी कंपनीज़ में। सपोज़ कीजिए आपने फंडामेंटल एनालिसिस करके 5 कंपनीज सिलेक्ट की एंड आपने लॉन्ग टर्म के लिए उन कंपनीज़ में शेयर होल्डिंग ले ली, राइट। तो सपोज़ कीजिए एक कंपनी आपकी अच्छी मल्टी बैगर निकल गई, यानी वो उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई, दूसरी आपकी नहीं हुई, तीसरी में वही रेंज बाउंड है, ज़्यादा ग्रोथ देखी नहीं, हो सकता है कम ग्रोथ दिखी आपको उस पर्टिकुलर कंपनी में, एंड चौथी कंपनी आपकी अच्छी निकल गई, एंड 5वीं कंपनी रेंज बाउंड है, यानी इतना अच्छा खासा रिटर्न आपको नहीं मिला। तो इस पर्टिकुलर केस में भी आपका अच्छा खासा ओवरऑल रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज अगर 2 कंपनी या फिर एक कंपनी भी आपकी मल्टी बैगर निकल गई, देन आप इजीली अच्छा अचीवमेंट उसको मान सकते हैं, बिकॉज आपने एफए जो है वो काफ़ी अच्छा किया था। एंड ऑब्वियसली आपकी ट्राई तो यही रहेगी कि 5 कंपनीज आपको अच्छी मिले, जिनकी ग्रोथ अच्छी हो, या फिर वो वेल्थ डिस्ट्रक्टर तो नहीं हो एटलीस्ट। ओके, और वो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंपनी के साथ फंडामेंटल में कुछ चेंज आया, देन आप एग्ज़िट ज़रूर ले सकते हैं। ऐसी कुछ बाउंडेशन नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना ही है। सो जैसे ही कुछ चेंज आता है और आपको लगता है कि वो कंपनी के फेवर में नहीं है, शेयर होल्डर्स के फेवर में नहीं है, देन यू कैन एग्ज़िट। ओके, बिकॉज हो सकता है आगे जाके वो वेल्थ डिस्ट्रॉयर भी बन जाए आपके लिए। नेक्स्ट, तो अब फंडामेंटल एनालिसिस का ओवरव्यू आपको समझ में आ गया। मैं ओवरव्यू पहले इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आने वाली वीडियोस में आपको एग्जैक्ट एक सिंगल पॉइंट बताऊंगा डिटेल में। ओके, कंपनी को एनालिसिस कैसे करते हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस कैसे होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अलग अलग 5 चीज़ें हैं, उन पर्टिकुलर एक सेगमेंट की मैं अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इसीलिए मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो फंडामेंटल एनालिसिस एक टेक्निक है, राइट, इतना आपको पता चल गया होगा, जिससे आपको एक कन्विक्शन मिले, आपको एक भरोसा मिले कि आने वाले टाइम में मैं लॉन्ग टर्म के लिए वो पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करके रख सकता हूँ, एंड ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट करूँगा जिसमें वेल्थ क्रिएटिंग कंपनीज हो। ओके, जो कि वेल्थ क्रिएटिंग कंपनीज हो जिसमें अच्छा खासा आपको रिटर्न मिले इन लॉन्ग टर्म। ओके, आपकी सोच कहाँ पे है? लॉन्ग टर्म पे, न कि शॉर्ट टर्म पे। या फिर अब लॉन्ग टर्म की कोई डेफिनेशन नहीं है, हो सकता है 5 साल के लिए, हो सकता है 3 साल के लिए, हो सकता है 20 साल के लिए, राइट। देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट। ओके, अब कुछ लोग जैसे टैक्स पर्पस से तो कहते हैं 1 साल से ज़्यादा हो गया लॉन्ग टर्म, राइट, बट इन केस ऑफ स्टॉक मार्केट अगर आप 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए भी करते हैं, उसको भी हम फंडामेंटल एनालिसिस तो नहीं कह सकते। ओके, बिकॉज जनरली फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है आप उस कंपनी की प्राइस को देख के डिसीजन नहीं लेके उस कंपनी की वैल्यू को देख के डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, मुझे उसका फंडामेंटली स्ट्रांग लग रही है, एंड मैंने 6 महीने बाद देखा तो उसका मैनेजमेंट चेंज हो गया या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिससे उसके फंडामेंटल्स पे फ़र्क पड़ सकता है। ओके, एक रेप्यूटेड कंपनी का मैनेजर था या फिर मतलब मैनेजमेंट जो था वो पहले रेप्यूटेड था, एंड बाद में जो आया वो काफ़ी नया आया एंड उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, देन ऑब्वियसली मैं एग्जिट करूँगा, बिकॉज पहले जो ग्रोथ दिख रही थी वो उस पर्टिकुलर मैनेजमेंट के कारण थी। अब जो ग्रोथ आ सकती है वो आएगी जब तब देखा जाएगा, बट अभी के लिए मैं एग्जिट कर दूंगा। ओके, अगर मेरे को लगेगा कि मैनेजमेंट जो है वो इनएक्सपीरियंस है, मतलब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उसको। ओके, अब बात करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि पहले से हमारे पास क्या है? टेक्निकल एनालिसिस। ओके, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस हम पढ़ चुके हैं डिटेल में एकदम, राइट। तो अब हमें टेक्निकल एनालिसिस तो पूरा पता है एंड फंडामेंटल एनालिसिस का ओवरव्यू मैंने दे दिया। तो अब आपको समझना होगा कि टेक्निकल एनालिसिस जब था तो एफए की ज़रूरत क्यों पड़ी। बिकॉज सी,
आपको रियल लाइफ में ओनली फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना है, आपको मिक्स करना है दोनों का, आपको दोनों चीज़ें काम आएगी। सपोज़ कीजिए एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो है आपका एंड उसमें आपको क्या करना है, 60% जो आपका कैपिटल है वो आप क्या कर सकते हैं, ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है एंड वो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। ओके, और 40% जो आपकी कैपिटल है वो आप क्या कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं एंड उसमें आप जनरेट करेंगे शॉर्ट टर्म गेन्स। ओके, तो इससे क्या होगा, आपका CAGR सपोज़ कीजिए इस पर्टिकुलर चीज़ में, यानी जो लॉन्ग टर्म वाली कंपनीज़ है इसमें आपका CAGR होना चाहिए, मतलब आगे जाके जब कंपनी स्टार्टिंग में जब फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे आप, तो स्टार्टिंग में आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट नहीं होगा, राइट। काफ़ी 5 साल 10 साल आपका उसमें CAGR वर्क करेगा। यानी CAGR मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज पहले मैं बता चुका हूँ इसी पर्टिकुलर सीरीज़ में, वीडियो नंबर 2 है आई थिंक या 3। तो CAGR आपका हो सकता है 15% हो, 20% हो, राइट, लॉन्ग टर्म में, राइट। और टेक्निकल एनालिसिस में आपका एब्सोल्यूट रिटर्न भी मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्या होता है बिकॉज पहले बता चुका हूँ। तो एब्सोल्यूट रिटर्न आपका अप्रॉक्स हो सकता है 10% या 15%, हो सकता है इससे भी ज़्यादा आप अर्न कर पाएँ। ओके, हो सकता है आप 20% भी अर्न कर पाए एक ईयर के साथ, तो इससे आपका अच्छा खासा आप रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ओके, अप्रॉक्स 30 to 40%, और लोग करते भी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है 30 to 40% रिटर्न जनरेट करना, बिकॉज ये जो 20% है ये तो आपको बैठे बैठे मिलेगा, आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके एक पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा डाल देना है। CAGR का मतलब बेसिक बताता हूँ कि एंड में जब आप देखेंगे, सपोज़ कीजिए 10 साल तक आपने स्टॉक होल्ड करके रखा, एंड की जो वैल्यू है एंड स्टार्टिंग की जो वैल्यू है उसके बीच में आप एनुअली कितना रिटर्न कमा के गए हैं। ओके, वो चीज़ होती है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कंपाउंड अगर करते जाते आप देन आप कितने रिटर्न कमा देते एक पर्टिकुलर सिंगल ईयर में। ओके, तो एक साल का आप रिटर्न इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं CAGR से। एब्सोल्यूट रिटर्न में कुछ नहीं होता, स्टार्टिंग प्राइस कितनी थी एंड इन्वेस्टिंग प्राइस कितनी थी एंड जब आपने एग्जिट किया तब प्राइस कितनी थी, दोनों का डिफरेंस डिवाइड कर देंगे कितने का आपको चाहिए रिटर्न। ओके, तो उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट रिटर्न, इसमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं आता। तो यही डिफरेंस होता है और दोनों ही कंबाइन करके आप करेंगे देन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ओके, तो सपोज़ कीजिए आपकी कैपिटल है फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज़। ओके, ₹10 लाख है आपकी कैपिटल, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं 60%, सो लाइक 6 लाख रुपीज़ आप कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कोर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, कोर एंड सैटेलाइट, इसी को कहा जाता है कोर सैटेलाइट स्ट्रेटजी। ओके, कोर सैटेलाइट स्ट्रेटजी, इसमें बेसिकली मिक्स होता है एक टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस का एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का। ओके, तो कोर सैटेलाइट स्ट्रेटजी में क्या होगा, कोर यानी लॉन्ग टर्म कोर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है उसमें आप 6 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं ताकि आप इन्वेस्टमेंट पे अर्न कर पाएँ एटलीस्ट 10 to 15% CAGR, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, देयर इज़ नो लिमिट ऑन लॉन्ग टर्म, राइट। और सैटेलाइट पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म, राइट। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपने इन्वेस्ट किया लाइक 1 साल हो गया, 6 महीने हो गया, ताकि आप एक्टिव रिटर्न्स जनरेट कर पाएँ। क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो ओनली ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कोई जॉब वगैरह नहीं करना चाहते, तो उनके लिए ओनली लॉन्ग टर्म अगर वो करेंगे तो डे टू डे एक्सपेंसेस कैसे लाएंगे, राइट। तो उसी के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी काफ़ी ज़रूरी है बाय यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। हो सकता है आप 6 महीने में शेयर सेल कर दें, हो सकता है 1 महीने के लिए होल्ड करें, दूसरे महीने सेल कर दें, राइट। तो इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए रख सकते हैं ताकि आप एक्टिव रिटर्न्स जनरेट कर पाएँ एंड इसको आप रख सकते हैं ताकि आपका CAGR इम्प्रूव होता जाए लॉन्ग टर्म में। ओके, तो ये बेसिक होता है टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस का, दोनों का मिक्स एंड दोनों में पोर्टफोलियो आप कैसे क्रिएट करेंगे। ये कोई रिजिड रूल नहीं है 6 लाख 4 लाख, आप चाहें तो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो,
जॉब नहीं करते, ओनली ट्रेडिंग से अर्न करना चाहते हैं ताकि आपके डे टू डे एक्सपेंसेस भी निकलते रहें एंड आप ईयरली इनकम भी जनरेट कर पाएँ। एब्सोल्यूट रिटर्न होना चाहिए एटलीस्ट 10 to 15%। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके शॉर्ट टर्म रिटर्न्स कमा रहे हैं, लॉन्ग टर्म में भी एटलीस्ट 10 to 15% CAGR आपका मिल जाएगा एंड लॉन्ग टर्म में मिल भी जाता है अगर आप अच्छा खासा रिटर्न वाला कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो, बाय यूजिंग टेक फंडामेंटल एनालिसिस। ओके।